नमस्कार दोस्तों, मैं सुप्रिया स्वागत करती हूँ आपका डिकोड एग्जाम के डेली करंट अफेयर की क्लास में। दोस्तों, आज हम अपनी क्लास में 12 अक्टूबर से रिलेटेड करंट अफेयर को डिस्कस करेंगे। तो चलिए दोस्तों, जल्दी से आप सभी लोग सेशन से जुड़ जाइए, सेशन को आप सब लोग शेयर कर दें। और जैसा कि मैं उम्मीद कर रही हूँ आप सब लोग बहुत ही अच्छे से होंगे और अच्छे से अपनी प्रिपरेशन कर रहे होंगे। इसी के साथ साथ डेली करंट अफेयर की आप नोट्स बना सके, इसके लिए आपको पीडीएफ प्रोवाइड किया जाता है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो वहां से डेली करंट अफेयर की पीडीएफ डाउनलोड करके अपनी शॉर्ट नोट्स बनाइए और रिवीजन करिए। इसी के साथ साथ स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। क्लास स्टार्ट करूं उसके पहले कहना चाहूंगी कि जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। इससे आपको चैनल से रिलेटेड हर क्लास की वीडियो का प्रॉपर नोटिफिकेशन मिलेगा और आपकी कोई भी क्लास मिस नहीं होगी। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों अपनी क्लास। और हमारा सबसे पहला आज का प्रश्न है कि निम्न में से किस देश की क्लाउडिया गोल्डिन को 2023 का अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। तो जैसा कि आपको पता है, अर्थशास्त्र के जो नोबेल पुरस्कार है उसकी घोषणा की जा चुकी है 2023 के। और हम लोगों ने रासायनिक क्षेत्र में, यानी कि यहाँ पे रसायन के क्षेत्र में, केमिस्ट्री के क्षेत्र में किसे दिया जा रहा है, फिजिक्स के क्षेत्र में किसे दिया जा रहा है, शांति का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया, इन सारी चीजों के बारे में बात कर लिया गया है। अब अर्थशास्त्र के नोबेल पुरस्कार 2023 की घोषणा की जा चुकी है, जो कि दिया जाएगा किसे, क्लाउडिया गोल्डिन को प्रदान किया जाएगा। और दोस्तों, ये अमेरिका के अर्थशास्त्री हैं, ठीक है। तो आप इनकी तस्वीर स्क्रीन पे देख सकते हैं। और ये अमेरिका का जो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी है उसकी ये प्रोफेसर है क्लाउडिया गोल्डिन। और इनको देखिए 2023 का अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। इसकी जो घोषणा की गई है वो रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेस के द्वारा किया गया है। और ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये जो अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार है जो कि आर्थिक विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है, तो आर्थिक विज्ञान के क्षेत्र में जो नोबेल मेमोरियल पुरस्कार है उसे हम एक अन्य नाम से भी जानते हैं। उसका नाम क्या है दोस्तों, ठीक है, स्वेरिजस रिस्क बैंक पुरस्कार। क्योंकि ये जो पुरस्कार दिया जाता है वो रिस्क बैंक के द्वारा प्रदान किया जाता है। अगर हम बात करें कि क्लाउडिया गोल्डिन के किन योगदानों के लिए यह पुरस्कार उनको प्रदान किया जा रहा है दोस्तों, तो इन्होंने एक तरीके से जो लेबर मार्केट है, ठीक है, यानी कि एक तरीके से जो श्रम बाजार है, तो महिलाओं का जो श्रम बाजार के जो परिणाम के बारे में हमारी समझ को उन्नत करने के लिए, ठीक है, यह पुरस्कार उन्हें प्रदान किया जा रहा है। तो ध्यान रखिएगा, अगर हम इस तरीके से बात करें दोस्तों, तो ये चूंकि एक महिला को ये पुरस्कार दिया जा रहा है, तो अर्थशास्त्र में जो नोबेल पुरस्कार किसी महिला को दिया जा रहा है तो ये तीसरी महिला है। तो गोल्डिना जो है ये अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली ये तीसरी महिला है, यानी कि इसके पहले भी 2 महिलाओं को पुरस्कार दिया जा चुका है। तो अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था, जो पहली महिला थी वो कौन थी, एलिनोर ओस्ट्रम, इनको 2009 में पुरस्कार दिया गया था। और दूसरी महिला को 2019 में, ठीक है, एस्टर डुफ्लो को ये पुरस्कार प्रदान किया गया था। अगर आपसे ये पूछा जाए कि जो पहला पुरस्कार कब दिया गया था, तो दोस्तों इस पुरस्कार की जो स्थापना की गई थी 1968 में किया गया था, ठीक है। और ये पहला पुरस्कार अर्थशास्त्र में जो दिया गया था 1969 में दिया गया था, ठीक है। किसे दिया गया था, तो रगनर फ्रिक्स और जॉन टिनबर्गन को प्रदान किया गया था। उनके किस कार्यों के लिए, तो उन्होंने देखिए आर्थिक प्रक्रियाओं के, ठीक है, जो आर्थिक प्रक्रियाएं होती हैं उन प्रक्रियाओं के विश्लेषण के लिए गतिशील मॉडल विकसित करने और लागू करने के लिए उन्होंने जो महत्वपूर्ण योगदान दिया था, जो कार्य किया था, ठीक है, उसके लिए अर्थशास्त्र का पहला पुरस्कार, ठीक है, दिया गया था किसे, रगनर फ्रिक्स और जॉन टिनबर्गन को दिया गया था। इसी के साथ साथ हम बात कर लें कि इस पुरस्कार की स्थापना कब की गई थी, तो 1968 में किया गया था। किसके द्वारा, तो ये देखिए एक बैंक है जिसका नाम है, ठीक है, स्वेरिजस रिस्क बैंक, जो कि स्वीडन जो कंट्री है उसका ये सेंट्रल बैंक है। इसी ने इस पुरस्कार की स्थापना की थी, ठीक है, किसके स्मृति में, तो जिसके नाम पे दोस्तों ये पुरस्कार दिया जाता है, अल्फ्रेड नोबेल की स्मृति में इस पुरस्कार की स्थापना की थी। और इसी बैंक के द्वारा हर साल इस पुरस्कार को प्रदान किया जाता है, ठीक है। अगर आपसे बात करें कि सबसे पहला जो नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया था दोस्तों, तो ये दिया गया था, ठीक है, जिन हेनरी डोनेट और, ठीक है, फेडरिक पेसी। जिन हेनरी डोनेट ने किसकी स्थापना की थी दोस्तों, रेड क्रॉस सोसाइटी की स्थापना किया था, ठीक है, रेड क्रॉस सोसाइटी। और ये पहला पुरस्कार 1901 में प्रदान किया गया था, जो कि नोबेल का शांति पुरस्कार था। इसी के साथ साथ अगर आपसे पूछा जाए कि पहले भारतीय कौन थे जिनको नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था, तो वो थे दोस्तों रविन्द्रनाथ टैगोर। और इनकी एक साहित्य रचना थी दोस्तों गीतांजलि, ठीक है। गीतांजलि के लिए इनको 1913 में साहित्य में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था, ठीक है।
तो ये ध्यान रखिएगा दोस्तों। ये कुछ महत्वपूर्ण अन्य तथ्य थे नोबेल पुरस्कार से संबंधित जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, इनको लाइन बाय लाइन ध्यान रखिएगा। और ये ध्यान रखिएगा ये तीसरी महिला थी, इसके पहले भी 2 महिलाओं को अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया जा चुका है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि नीति आयोग ने किस राज्य में महिला नेतृत्व विकास पर राज्य कार्यशाला का आयोजन किया है? तो किस राज्य में किया है दोस्तों? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गोवा में। ठीक है, तो यहाँ पे जो है महिला उद्यमी मंच का उद्घाटन संस्करण उद्यमिता के माध्यम से महिलाओं के नेतृत्व वाले विकास को संभव बनाने विषय पर नीति आयोग के राज्य कार्यशाला श्रृंखला गोवा स्थित, ठीक है, CSIR नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ओशनोग्राफी, ठीक है, ऑडिटोरियम में आयोजित किया गया। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, यहाँ पे जो राज्य कार्यशाला श्रृंखला थी, ठीक है, किस विषय पर आधारित थी? तो ये थी, ध्यान रखिएगा, उद्यमिता के माध्यम से महिलाओं के नेतृत्व वाले विकास को संभव बनाना, इस विषय पर, ठीक है, एक श्रृंखला का आयोजन किया गया, राज्य कार्य श्रृंखला का आयोजन किया गया। कहाँ किया गया दोस्तों? गोवा में किया गया। गोवा में भी कहाँ किया गया? तो ध्यान रखिएगा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशनोग्राफी के ऑडिटोरियम में आयोजित किया गया। किसके द्वारा? नीति आयोग के द्वारा। ठीक है, इसके जो कार्यशाला का जो आयोजन है, एक तरीके से जो देश का पश्चिमी क्षेत्र, जैसा कि आपको पता है दोस्तों, ये जो है ये गोवा है। गोवा जो है भारत के पश्चिमी तट पे स्थित क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य है। और गोवा में देखा जाए दोस्तों, इसके पश्चिमी क्षेत्र पर एक तरीके से ध्यान केंद्रित करने हेतु जो है गोवा सरकार के द्वारा नीति आयोग ने इस कार्यशाला का आयोजन किया है। इस कार्यशाला में देखा जाए दोस्तों तो किसने किसने भाग लिया है दोस्तों? तो महिला उद्यमी, ठीक है, स्थानीय स्वयं सहायता समूह, क्लस्टर, सरकारी अधिकारी, उद्योग जगत की प्रतिनिधि, इंक्यूबेटर, एक्सेलरेटर, ठीक है, वित्तीय संस्थान, परोपकारी फाउंडेशन सहित लगभग 500 से अधिक प्रतिभागियों ने इसमें भाग लिया है। और इसमें देखा जाए इसका जो प्राथमिक फोकस क्या है दोस्तों? हब एंड स्पोक मॉडल पर ये विचार विमर्श करना है। और इसका उद्देश्य क्या है? एक तरीके से तो महिलाओं के नेतृत्व वाले विकास को अंतिम छोर तक कवर करते हुए जमीनी स्तर पर पहुंचाना। ठीक है, तो ये जो है इसका प्राथमिक उद्देश्य हमें देखने को मिल रहा है। बाकी आपके एग्जाम में डायरेक्ट ये प्रश्न पूछा जा सकता है, ठीक है, कि ये आयोजन, इसका आयोजन कहाँ किया गया। इसी के साथ साथ दोस्तों एक और भी बात कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे जो है एक, ठीक है, वार्षिक जो है संयुक्त HADR अभ्यास जो है, ठीक है, इसका आयोजन किया जाता है। और ये संयुक्त कमांडर सम्मेलन जो है 2015, जो कि माननीय प्रधानमंत्री के निर्देशन का परिणाम है, इसका आयोजन किया जाता है हर साल। तो इसी का आयोजन इस बार किया गया है। तो 2015 में जो है इसका पहला संस्करण का आयोजन किया गया था दोस्तों। किसका? तो ये वार्षिक संयुक्त, ठीक है, मानवीय सहायता और आपदा राहत अभ्यास है। ठीक है, 2015 से इसका आयोजन किया जा रहा है। किसके तत्वाधान में? प्रधानमंत्री जी के तत्वाधान में इसका पहला संस्करण 2015 में आयोजित किया गया था। और अभी इसका हाल ही में इसका संस्करण आयोजित किया गया गोवा में ही, इसीलिए हम इसको यहाँ पे चर्चा कर रहे हैं। तो इस अभ्यास को इस साल चक्रवात के नाम से जाना गया है। और चक्रवात ने देखा जाए तो खुद को एक बहु एजेंसी प्रयास में बदल दिया है, जिसमें देखा जाए, ठीक है, बहु एजेंसी यानी कि कई सारी एजेंसियां जो है इसमें मिल करके कार्य करेंगी, जिसमें से तीनों सेवाएं यानी कि जल सेना, थल सेना, वायु सेना, अर्धसैनिक बलों के साथ साथ अनेक जो है आपदा, ठीक है, प्रतिक्रिया संगठन, गैर सरकारी संगठन, शैक्षिक संस्थान, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों, इनकी भागीदारी जो है वो शामिल थे। 2023 का संस्करण था। इसमें देखा जाए सभी हितधारकों के बीच जो है राष्ट्रीय स्तर पर प्रयास को और अधिक समन्वित करेगा। और साथ ही हिंद महासागर क्षेत्र में 8 देशों की भागीदारी भी देखी जाएगी। ठीक है, देखी गई है। जैसा कि इसका जो है संस्करण, ये जो मानवीय आपदा राहत जो है अभ्यास, ठीक है, मानवीय सहायता और आपदा राहत अभ्यास का जो आयोजन किया गया है, ये वार्षिक एक संयुक्त अभ्यास है चक्रवात। ये ध्यान रखिएगा, ये जो है 2023 का जो संस्करण है, ये 9 से लेकर के 11 अक्टूबर तक आयोजित किया गया। ठीक है, गोवा में, ठीक है, भारतीय नौसेना द्वारा आयोजित किया गया, इसीलिए हम इसको यहाँ पे चर्चा कर रहे हैं। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, जो कि रिपोर्ट से संबंधित है कि हाल ही में किस संस्था के द्वारा चिल्ड्रेन डिस्प्लेस्ड इन चेंजिंग क्लाइमेट रिपोर्ट जारी किया गया है। तो जिस तरीके से जलवायु परिवर्तन हो रहा है, उस तरीके से जो दुनिया के बच्चे हैं वो कितनी बड़ी संख्या में उनको विस्थापन का जो है शिकार होना पड़ रहा है, उनको विस्थापन जो है वो फेस करना पड़ रहा है, यानी कि अपने घर को छोड़ करके, अपने देश को छोड़ करके किसी अन्य जगह पर उनको शरण लेने की आवश्यकता जो है मजबूर हो रहे हैं। तो इस पर लेकर के एक रिपोर्ट जारी की गई है। किस संस्था के द्वारा रिपोर्ट जारी किया गया, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ना सिर्फ आपके प्रीलिम्स के लिए बल्कि ध्यान रखिएगा ये मेंस के लिए भी। तो ये यूनिसेफ के द्वारा, ठीक है, यूनिसेफ के द्वारा ये रिपोर्ट जारी किया गया है। ठीक है,
तो यूनिसेफ ने और साथ ही साथ यहाँ पे इंटरनेशनल डिस्प्लेसमेंट मॉनिटरिंग सेंटर, जिसे हम आंतरिक विस्थापन निगरानी केंद्र के नाम से जानते हैं, इन दोनों ही संस्थाओं ने मिलकर के एक अध्ययन किया और उसमें एक रिपोर्ट जारी किया, जिससे यह पता चलता है कि जो चरम मौसम की घटनाएं हो रही है या जो ये जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है दोस्तों, इसके कारण देखा जाए इन पिछले जो है 6 वर्षों में कम से कम लगभग 43 मिलियन जो बच्चे हैं, जो बाल हैं, उनको विस्थापन का सामना करना पड़ा है। आप देख सकते हैं इस तस्वीर ही कितनी भयावह टाइप की लग रही है। आप खुद सोचो आपको किसी कारण से अपना घर छोड़ना पड़ जाए, क्योंकि आप लोग तो प्रिपरेशन करते, कई इसमें बच्चे होंगे जो अपने घर को छोड़ करके दूसरे शहरों में जाकर के जो है तैयारी करते होंगे, ठीक है। तो कितना कैसा लगता है, और इन बच्चों को तो अपना पूरा देश भी कभी कभी छोड़ना पड़ जाता है। इन्हें यही नहीं पता होता है कि ये जहां जा रहे हैं वहां पे इनकी क्या स्थिति होगी, ठीक है। क्या इनको रहने के लिए शरण मिलेगा, क्या इनको खाने के लिए भोजन मिलेगा, क्या इनको शिक्षा के लिए स्कूल मिलेगा। तो एक तरीके से इनके मानसिक स्थिति पे बहुत ही नकारात्मक प्रभाव ये स्थिति डालता है। और इसमें यही बताया गया कि भाई 6 वर्षों में देखा जाए तो जो चरम मौसमी घटनाएं हैं दोस्तों, ना सिर्फ चरम मौसमी घटनाएं इन सब के कारण होती हैं, क्योंकि बाढ़ आ जाता है, कभी प्राकृतिक आपदाएं आ जाती हैं, सूखा पड़ जाता है, और भी कई सारे कारण, जैसे कि घरेलू, ठीक है, मतलब एक तरीके से घरेलू हिंसा भी बहुत सारा होता है, यानी कि गृह युद्ध जैसी जो स्थिति होती है। जैसा कि आप देख रहे हैं जिन क्षेत्रों में इस समय युद्ध चल रहा है, आप देखिए रूस में है, रूस यूक्रेन के बीच में है, आर्मेनिया अजरबैजान के बीच में युद्ध चल रहा है, ठीक है। तीसरा युद्ध अभी हाल ही में इजराइल हमास के बीच में शुरू हो चुका है। तो क्या इस क्षेत्र में रहने वाले लोग भी विस्थापित नहीं हो रहे? उनमें बहुत बड़ी संख्या में बच्चे भी होंगे। इन बच्चों की स्थिति क्या होगी दोस्तों, जो अभी दुनिया में नए आए हैं, अभी दुनिया को सीख रहे हैं, और इतने बड़े जो है आपदाओं को उनको सामना करना पड़ रहा है। तो उनपे जो मनी, उनके ब्रेन पे, उनके दिमाग पे, उनके क्या असर पड़ रहा होगा, आप खुद सोचो एक बार, ठीक है, आप सोचो। तो यही इस रिपोर्ट में बताया गया है। इसमें यह बताया गया कि प्रतिदिन देखा जाए औसतन लगभग 20,000 जो बच्चे हैं वो अपने घर और स्कूल छोड़ने के लिए मजबूर हो जाते हैं, जो कि एक बहुत ही बड़ा चिंताजनक कारण है, ठीक है, चिंताजनक बात है ये अपने आप में। शोध में देखा जाए क्या क्या बताया गया, तो बच्चों को बाढ़, तूफान, जंगल में आग लगे, सूखे का गहरा प्रभाव और जलवायु कार्रवाई का तत्काल आवश्यकता पर प्रकाश डाला गया है, ठीक है। यहाँ पे ये बताया गया है कि 2016 से 2021 के बीच में जितने भी जो बाल विस्थापन दर्ज किए गए हैं, उनमें 95% जो योगदान है किस कारण से वो हुए विस्थापन का शिकार, तो बाढ़ और तूफान की वजह से। आप देख भी रहे होंगे ये जो क्लाइमेट चेंज हुआ उसकी वजह से, आप इधर भी कई सारे ऐसे ठीक है, आप देखे होंगे कई क्षेत्रों में तूफान आया है, ठीक है, चक्रवात भी देखने को मिला है। और विस्थापन का देखा जाए दर्दनाक अनुभव का बच्चों पर गहरा प्रभाव पड़ता है। ये जो अनुभव होता है दोस्तों काफी ज्यादा दर्दनाक होता है। आप खुद सोचो, आपको अपने घर से मजबूरी में जो है आपको अपना घर छोड़ना पड़ जाए, ठीक है, कैसा लग रहा होगा। तो वहां पे जो है काफी दर्दनाक जो है अनुभव का सामना उनको करना पड़ता है। और आप सोचो जो बच्चे जिनके बचपन में ही इस तरीके का अनुभव हो, उनका आगे विकास किस तरीके का। और ध्यान रखिएगा दोस्तों, एक बच्चे जो होते हैं वो देश का भविष्य होते हैं, और बच्चों का अगर वर्तमान प्रभावित होता है किन्हीं भी कारणों से, अगर नकारात्मक तरीके से, तो देश का भविष्य प्रभावित होता है, दुनिया का भविष्य प्रभावित होता है, ठीक है। जो ये सारी चीजें बताई गई हैं, जिससे कि उनकी शिक्षा, जीवन रक्षा, टीकों पर पहुंच, सामाजिक नेटवर्क में व्यवधान भी शामिल है। तो ये रिपोर्ट बताया गया, बहुत इंपॉर्टेंट। आपसे पूछा जा सकता है कि इन सब का समाधान क्या हो सकता है, आप अपने विचार प्रस्तुत करें। इसी के साथ साथ बात कर लेते हैं दोस्तों, जिसके द्वारा ये जो है रिपोर्ट पेश की गई, यानी कि यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड के द्वारा, जिसे हम यूनिसेफ कहते हैं दोस्तों, ठीक है। इसको प्रारंभ में क्या कहा जाता था, यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड कहा जाता था। और इसकी जो स्थापना हुई थी दोस्तों 11 दिसंबर 1946 को हुई थी। और इसका जो है एक तरीके से इसके स्थापना में, इसके गठन में एक महत्वपूर्ण भूमिका जो निभाई थी पोलैंड के एक चिकित्सक है जिनका नाम है लुडविग रांशा, ठीक है, रांशमन। ये नाम इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा चुका है, ठीक है। और यहाँ पे जो है इसके कार्यों के लिए इसको कई बार पुरस्कार प्रदान किया गया। इवन इसको जो है यूनिसेफ को 1965 में नोबेल का शांति पुरस्कार मिला था। 1989 में देखिए इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार प्रदान किया गया था। और 2006 में प्रिंस ऑफ एस्टोरियस अवार्ड से भी इसको सम्मानित किया गया था। चूंकि मैंने आपको स्थापना तो बता दिया, अब आप मुझे बताएंगे कि भाई यूनिसेफ का हेडक्वार्टर कहाँ है, कमेंट बॉक्स में आप मुझे बताएं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हाल ही में किस देश ने परमाणु ऊर्जा से चलने वाली क्रूज मिसाइल की नई पीढ़ी का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? दोस्तों ये किसने किया है? रूस ने किया है। तो रूस ने देखा जाए
दोस्तों, परमाणु ऊर्जा से चलने वाली क्रूज मिसाइल की नई पीढ़ी का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। इस मिसाइल को बनाए जाने की घोषणा जो वहां के राष्ट्रपति हैं यानी कि व्लादिमीर पुतिन ने जो है मार्च 2018 में ही की थी। ठीक है, तो ये परमाणु ऊर्जा से चलने वाली क्रूज मिसाइल है, नई पीढ़ी की ये मिसाइल है और इसको विकसित किए जाने की योजना मार्च 2018 से बनाई जा रही थी। अब इसे विकसित किया जा रहा है और इसकी घोषणा में देखिए क्या क्या शामिल था इस घोषणा में जो व्लादिमीर पुतिन जी के द्वारा किया गया था। तो किंजल बैलिस्टिक मिसाइल भी शामिल है और साथ ही साथ एवंगार्ड हाइपरसोनिक गाइडर, ठीक है, ग्लाइड वाहन भी शामिल है, तो इनका भी विकास किया गया। ठीक है, तो हाल ही में परमाणु ऊर्जा से चलने वाली क्रूज मिसाइल का नई पीढ़ी का सफलतापूर्वक जो परीक्षण किया गया है वो रूस के द्वारा किया गया है। अगला है, भारत ने किस तारीख को अच्छा विनिर्माण अभ्यास दिवस मनाया है? तो अच्छा विनिर्माण अभ्यास दिवस भारत ने 10 अक्टूबर को मनाया है। तो यहाँ पे सरकार जो है भारतीय औषधि विनिर्माताओं का संघ के साथ देखा जाए तो 10 अक्टूबर 2023 को वर्तमान अच्छा विनिर्माण अभ्यास दिवस मनाया। देखिए इसे हम क्या कहते हैं, करंट गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस। ठीक है, जो कि ये पहला जो था ये करंट, ठीक है, गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस था, यानी कि वर्तमान अच्छा विनिर्माण अभ्यास था, पहला था ये, पहली बार मनाया गया है। और ये देखा जाए तो ये जो दिवस है, ठीक है, कौन सा दिवस की जो बात करें, इसके दिशा निर्देशों पर जागरूकता पैदा करने के लिए संपूर्ण दवा उद्योग को यह दिवस जो है क्या किया गया है, समर्पित किया गया है। जी ठीक है, जीएमपी नियम उत्पाद की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए आवश्यक मानक निर्धारित करते हैं। वर्तमान में देखा जाए ड्रग्स और कॉस्मेटिक नियम की अनुसूची M के तहत जो है जीएमपी संशोधन अधीन है। तो इस दिवस ध्यान रखिएगा दोस्तों, 10 अक्टूबर को मनाया गया वर्तमान अच्छा विनिर्माण अभ्यास दिवस। इसी के साथ साथ 10 अक्टूबर को एक और भी दिवस मनाया गया दोस्तों, विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस मनाया गया। इस तरीके से इस दिवस का उद्देश्य क्या है, मानसिक जो बीमारी है दोस्तों उसके प्रति लोगों को जागरूक करना है। ठीक है, और साथ ही साथ सीमावर्ती व्यक्तित्व विकार और साथ चिंता जैसे जो मानसिक स्वास्थ्य मुद्दे हैं उन पर चर्चा करना जो है इस दिवस का उद्देश्य है। अगर हम बात करें इस दिवस की, इस वर्ष थीम क्या थी, विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस की थीम क्या थी, मेंटल हेल्थ इज ए यूनिवर्सल ह्यूमन राइट, ये इस साल की थीम थी। और अगर देखा जाए ये क्या है, व्यक्तियों और समुदाय को मानसिक स्वास्थ्य के मुद्दे से निपटने हेतु एक साथ आने का अवसर प्रदान करना। बेसिकली इस यानी कि जो मानसिक स्वास्थ्य होता है दोस्तों उस पर जो है एक साथ उससे निपटने के लिए सारे जो व्यक्ति है, जो समुदाय है, एक साथ आए और इस जो है मानसिक स्वास्थ्य के क्षेत्र में कार्य करें, ये जो है थीम उसी पे डेडिकेटेड थी। ठीक है, तो ये हम लोगों ने दिवस के बारे में बात किया, ध्यान रखिएगा 2 दिवस है, 10 अक्टूबर को। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं कि निम्न में से किस देश ने म्यूरा-1 रॉकेट लॉन्च किया है? तो म्यूरा-1 रॉकेट किस देश के द्वारा लॉन्च किया गया है? कमेंट बॉक्स में आंसर करिए, साथ ही साथ वीडियो को शेयर कर दीजिए दोस्तों। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है यूरोपियन देश स्पेन में। तो दोस्तों स्पेनिश जो है एरोस्पेस कंपनी है पीएलडी स्पेस, जो कि एक निजी कंपनी है, इसने देखा जाए अपने पुनर्प्राप्ति योग, ठीक है, इसको पुनः जो है वापस आ जाएगी रॉकेट, इसका म्यूरा-1 रॉकेट को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। ये उपलब्धि देखा जाए यूरोप के पहले पूर्णतः निजी रॉकेट प्रक्षेपण का प्रतीक है। एक तरीके से यूरोप का ये पहला निजी रॉकेट प्रक्षेपण हुआ है। ठीक है, ये जो है ये जो उपलब्धि हासिल हुई है और यूरोप की अंतरिक्ष महत्वाकांक्षाओं के लिए आशा के किरण प्रदान करती है। ठीक है, अगर हम इसके बारे में बात करें दोस्तों, म्यूरा-1 जिसे एक लड़ाकू बैल के भी नाम से जाना जाता है, तो इस रॉकेट से देखा जाए भविष्य के मिशनों के लिए महत्वपूर्ण डेटा इकट्ठा करने के लक्ष्य के साथ एक सब ऑर्बिटल परीक्षण करना जो है उड़ान भरी है इसने। ये देखा जाए तो ये जो है एकल चरण रॉकेट है और जो है प्रभावशाली 41 फीट, ठीक है, ऊंचा है। कितना ऊंचा है? 12.5 मीटर ऊंचा है। उपकक्षीय अंतरिक्ष उड़ानों के लिए इसकी पेलोड क्षमता लगभग कितनी है दोस्तों? 220 पाउंड, लगभग 100 केजी जो है ये इसकी, ठीक है, क्षमता है। तो ये ध्यान रखिएगा दोस्तों, यहाँ पे आपको देखने को मिला है। ठीक है, किसके द्वारा लॉन्च किया गया है दोस्तों? स्पेन की म्यूरा-1 रॉकेट, ठीक है, स्पेन के द्वारा लॉन्च किया गया है। इसी के साथ साथ दोस्तों नासा जो है जो साइकी नामक मिशन को है लॉन्च करने वाला है। एक महत्वाकांक्षी मिशन है साइकी, ठीक है, नासा का है और इसकी लॉन्च करने की तैयारी हो चुकी है। ठीक है, और यह जो है एक उच्च तकनीकी वाला अंतरिक्ष यान जो है 16 साइकी नामक जो है क्षुद्र ग्रह का पता लगाने के लिए 202 अरब मिलियन
की यात्रा करेगा। तो एक क्षुद्र ग्रह है जिसका नाम है 16 साइकी, उसी का पता लगाने के लिए ये जो रॉकेट है, ठीक है, ये जो मिशन है साइकी मिशन, ये लगभग 202 अरब मील की यात्रा करने जाएगा। ये अक्टूबर यानी कि आज इसको लॉन्च किया जाएगा 12 अक्टूबर को, और यह मिशन देखा जाए अपार संभावनाएं रखता है। और इसका उद्देश्य क्या है, तो ये मिशन जो है देखा जाए जो क्षुद्र ग्रह है दोस्तों, यहाँ पे ये धातु समृद्ध ग्रह है, तो यहाँ से बहुत सारे धातुओं को इकट्ठा करेगा और एक तरीके से ये जो धातु है ये हमें पृथ्वी के गठन के बारे में भी समझ पैदा करने में कि पृथ्वी का गठन किस तरीके से हुआ है, इन धातुओं का अध्ययन करके हमें बहुत सारी जानकारी मिल सकती है। ठीक है, तो इसी उद्देश्य से ठीक है ये जो है साइकी मिशन नासा के द्वारा लॉन्च किया जा रहा है। अगर क्षुद्र ग्रह की दोस्तों बात करें तो ये देखिए ये मंगल ग्रह है और ये देखिए बृहस्पति ग्रह है, इन्हीं के बीच में ठीक है छोटे छोटे टुकड़ों का ठीक है जो होते हैं वही क्षुद्र ग्रह होते हैं। तो एक क्षुद्र ग्रह की बेल्ट होती है, ठीक है, और क्षुद्र ग्रह जो 16 साइकी है इस मिशन का फोकस है। तो इसी में से एक ग्रह है क्षुद्र ग्रह जिसको हम 16 साइकी कहते हैं, ठीक है, नाम है, और इसी पर जो है ये नासा मिशन जो है जाएगा। ठीक है, तो आप ये भी मिशन याद रखिएगा, साइंस एंड टेक से यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हाल ही में भारत सरकार द्वारा किस वर्ग के छात्रों के लिए आवासीय शिक्षा योजना श्रेष्ठ की शुरुआत की गई है? तो ये किया गया है अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए, ठीक है, श्रेष्ठ योजना की शुरुआत। तो भारत सरकार ने जो अनुसूचित जाति के जो छात्र हैं उन छात्रों के सामाजिक आर्थिक उत्थान के लिए और साथ ही साथ उनके व्यापक विकास के लिए सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के सहयोग से देखा जाए तो लक्षित क्षेत्रों में उच्च विद्यालयों के यहाँ पे उच्च विद्यालयों में छात्रों के लिए आवासीय शिक्षा योजना, ठीक है, श्रेष्ठ जो है लॉन्च किया गया। तो श्रेष्ठ का आपको फुल फॉर्म ठीक है पता होना चाहिए। क्वालिटी एजुकेशन किसके लिए दोस्तों? जो शेड्यूल्ड कास्ट स्टूडेंट है उनके लिए। इस योजना का जो क्रियान्वयन होगा वो दो अलग अलग तरीके से किया जाएगा। लगभग देखा जाए इसमें 3000 जो है अनुसूचित जाति के जो छात्र हैं जिनके जो माता पिता की वार्षिक आय, ध्यान रखिएगा 2.5 लाख से कम की सीमा पर जो कम है, ठीक है, उन्हीं को हर साल जो है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के द्वारा आयोजित एक राष्ट्रीय स्तर की परीक्षा के माध्यम से चुना जाएगा। तो ठीक है, लगभग जो है 3000 अनुसूचित छात्रों को चुना जाएगा जिनके माता पिता की आय दोस्तों क्या है 2.5 लाख रुपए तक की है, ठीक है, वार्षिक, और उनको उनके बीच में एक ठीक है एक एजेंसी है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, इसके द्वारा एक राष्ट्रीय स्तर की परीक्षा होगी। जो इस परीक्षा में जो उत्तीर्ण होगा उसी को देखा जाए तो ये श्रेष्ठ जो है योजना के लिए उनको लाभ प्रदान किया जाएगा। तो श्रेष्ठ योजना जो है सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है। किन जो है वर्ग के? तो अनुसूचित जाति के जो बच्चे हैं, अनुसूचित जाति के जो छात्र हैं उनके सामाजिक आर्थिक उत्थान के लिए यह योजना शुरू किया गया। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। कृषि विज्ञान कांग्रेस का आयोजन कहाँ शुरू हुआ है? तो दोस्तों कृषि विज्ञान कांग्रेस का जो आयोजन शुरू हुआ है वो कोच्चि के केरल में शुरू हुआ है, केरल के कोच्चि में। तो कृषि ये देखिए 10 अक्टूबर को जो है केरल के कोच्चि में, ठीक है, कृषि विज्ञान कांग्रेस का आयोजन शुरू हुआ है। संस्करण देखिए दोस्तों तो ये 16वीं कृषि विज्ञान कांग्रेस है और इसका जो उद्घाटन किया गया है इस कांग्रेस का केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला जी के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है। और इसका जो आयोजन किया जा रहा है इस कांग्रेस का वो कांग्रेस राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी के द्वारा इसका आयोजन किया जा रहा है। इस कांग्रेस का अगर आपको प्राथमिक उद्देश्य देखा जाए दोस्तों तो जैसा कि आने वाली जो जनरेशन है दोस्तों, जो पीढ़ी है, उसको इनके लाभों के बारे में ठीक है अवगत कराना, और इसके लिए क्या होगा, भारत की जो कृषि खाद्य प्रणालियां हैं उनको टिकाऊ उद्यमों में बदलने के बारे में सामूहिक प्रयास पे बल देना, जिससे कि जो आने वाली पीढ़ी है वो इनके लाभों को समझ सके। यही इस कांग्रेस का उद्देश्य है। कांग्रेस में देखा जाए दोस्तों तो कृषि खाद्य प्रणालियों में बदलाव के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, पोषण, टिकाऊपन को बढ़ाने के लिए सूचना प्रसार, कृषि प्रणालियों में नवाचार विषय पर चर्चा आयोजित की गई। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, की जाएगी। चूंकि ये 10 तारीख को शुरू हुआ, 13 अक्टूबर यानी कि कल तक ये आयोजन इसका किया जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों कि निम्न में से किस देश ने ऑपरेशन आयरन, ठीक है, स्वॉर्ड शुरू किया है? तो ऑपरेशन आयरन स्वॉर्ड किसने शुरू किया है दोस्तों? ये इजराइल ने शुरू किया है। हाल ही में देखा जाए जो है, जैसा कि आपको पता है, इजराइल और गाजा के बीच में जो हमास है, ठीक है, हमास जो कि गाजा में है, हमास ने आक्रमण किया इजराइल पे। उसके बाद जो है इजराइल ने वॉर डिक्लेयर कर दिया और वहां पे युद्ध, जैसे जो युद्ध चल रहा है, तो उसी दौरान जो है वहां पे इजराइल ने एक ऑपरेशन शुरू किया है, ऑपरेशन आयरन स्वॉर्ड। ठीक है, ये इजराइल की सेना के द्वारा शुरू किया गया है और ये जो है ऑपरेशन जो शुरू किया गया है वो इजराइल पर हमास के आतंकी हमले के बाद शुरू किया गया है।
हमास की बात करें दोस्तों तो ये फिलिस्तीन जिसको लेकर के जो है इजराइल और फिलिस्तीन के बीच में जो क्षेत्र को लेकर के विवाद है, ठीक है, उसके द्वारा समर्पित यानी कि फिलिस्तीन के द्वारा समर्थित एक आतंकी संगठन है और इजरायली डिफेंस फोर्सेस द्वारा यह ऑपरेशन जो है गाजा पट्टी में शुरू किया जा रहा है, जहां पे जो है ये हमास है, ठीक है, ये हमास आतंकी जो संगठन है वो यही गाजा पट्टी में वो अपना नियंत्रण रखे हुए हैं, यहीं से जो अटैक कर रहे हैं इजराइल पे। इस ऑपरेशन के तहत देखिए क्या किया जाएगा, तो जो इजरायली सेना है वो फिलिस्तीन इस्लामिक जिहाद के नेताओं और आतंकियों को निशाना बना रही है। जैसा कि आपको पता है इजराइल और फिलिस्तीन के मध्य में बहुत लंबा संघर्ष रहा है, ठीक है, और इस संघर्ष का सबसे बड़ा कारण क्या है, तो गाजा पट्टी के क्षेत्र और अलस्का मस्जिद को लेकर के, ठीक है दोस्तों। अलस्का मस्जिद की बात करें दोस्तों तो ये जो इस्लामिक मान्यताओं के अनुसार देखा जाए तो अलस्का मस्जिद जो है वो इस्लाम का तीसरा सबसे पवित्र स्थल है, क्योंकि यहाँ से ये माना जाता है कि इसी मस्जिद से मोहम्मद साहब जो है वो जन्नत के लिए रवाना होते हुए थे। तो इसको लेकर के काफी विवाद है, एक तरीके से धार्मिक मुद्दा है, ठीक है। तो ऑपरेशन जो है आयरन स्क्वाड जो स्वाड शुरू किया गया है वो इजराइल के द्वारा शुरू किया गया है। आज के लास्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं कि सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड यानी कि भेल की निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो ये किया गया है बानी वर्मा को नियुक्त किया गया है। तो दोस्तों सार्वजनिक क्षेत्र की जो कंपनी है भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड, इसकी जो है इस कंपनी की निदेशक नियुक्त की गई है दोस्तों बानी वर्मा, जिनकी तस्वीर आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। और बानी वर्मा को देखा जाए कंपनी के निदेशक का पदभार उन्होंने संभाल लिया है। इससे पहले देखा जाए बानी वर्मा जो है बेंगलुरु में भेल की ही इलेक्ट्रॉनिक्स डिवीजन विनिर्माण यूनिट का नेतृत्व कर रही थी। अगर हम भेल की बात करें दोस्तों तो ये भारतीय केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र का सबसे बड़ा बिजली उत्पादन उपकरण है। भेल और गेल को दोस्तों इसको जो है महारत्न की कंपनी महारत्न का दर्जा दिया गया है, ठीक है। और आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि वर्तमान में कितने जो है महारत्न कंपनियां हैं, आप मुझे बताइए। भेल की स्थापना 1956 में किया गया था और ये इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली है। तो ये कुछ नियुक्ति से भी संबंधित हम लोगों ने चीजें देख ली। तो ये था दोस्तों आज का हमारा 10 MCQ। अब बात कर लेते हैं फैक्ट्स ऑफ द डे के बारे में। फैक्ट्स ऑफ द डे में पहला है कि इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन मंत्री परिषद की बैठक की मेजबानी करेगा दोस्तों, कौन सा देश करेगा, श्रीलंका करेगा। बुक है जिसका नाम है द बुक ऑफ लाइफ माई डांस विद बुद्धा फॉर सक्सेस, ये किसके द्वारा लिखित गई, तो विवेक अग्निहोत्री के द्वारा। ई कैबिनेट प्रणाली लागू करने वाला चौथा राज्य बन गया है दोस्तों, कौन बन गया है, त्रिपुरा। अगर आपसे पूछा जाए पहला राज्य कौन था ई कैबिनेट प्रणाली लागू करने वाला, तो उत्तराखंड था। दूसरे पे देखिए उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश में भी इलेक्ट्रिक कैबिनेट प्रणाली लागू है। और तीसरा अरुणाचल प्रदेश था, चौथा त्रिपुरा बन गया है। सभी सरकारी स्कूलों में स्मार्ट क्लास की सुविधा देने वाला उत्तर प्रदेश का पहला जिला बन गया दोस्तों, कौन बना है, गोरखपुर। ओडीआई यानी कि वनडे इंटरनेशनल वर्ल्ड कप में सबसे तेज यानी कि 1000 रन बनाने का रिकॉर्ड बनाया किसने, डेविड वार्नर, ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी हैं, ठीक है, इन्होंने बनाया। तो दोस्तों ये था आज का हमारा करंट अफेयर। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोग को शेयर कर दीजिए। और डेली करंट अफेयर की जो PDF है वो आपको टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगी, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। डाउनलोड करिए, नोट्स बनाइए, रिवीजन करिए। फिर मिलते हैं अपने अगले सेशन में, तब तक के लिए बाय, हैव अ गुड डे, स्टे सेफ एंड स्टे हैप्पी।